हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, वो भी फुल कंटेंट और सीरीज़ के साथ पढ़ रहे हैं। और हमारी कहानी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम, जिसकी में हम कहानी की सीरीज़ में हम जो आज जो पढ़ेंगे वो है शिवातंत्र जो कहानीकार है वो और उनकी कहानियाँ। इससे पहले हमने नई कहानी जो प्रेमचंद प्रसादियों की जो कहानियाँ थी वो पढ़ ली थी। और इससे कहानी से पहले भी जो हमारा जितना भी हिंदी साहित्य का सिलेबस आता है वो भी हमने कर लिया है और वो सीरीज़ के साथ हमने कंप्लीट किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो आज हम पढ़ते हैं अपनी जो हम कहानियों की जो सीरीज़ पढ़ रहे थे उसमें शिवातंत्रोत्तर कहानियाँ। तो शिवातंत्र जो कहानीकार हैं वो और उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे। उनकी कहानियों की जैसे आपको पता है कि हम करम से लगा के पूरी सीरीज़ के साथ और करम से कहानियों की हर कहानीकार की जो रचनाएं हैं उनको करम से याद करते हैं। उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी करते हैं और उनकी जो कहानियों की मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जिनकी जो कथा वस्तु है वो सब करते हैं। तो मतलब हम फुल कंटेंट के साथ हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और सीरीज़ के साथ। तो सबसे पहले जो कहानीकार आते हैं शिवातंत्रोत्तर कहानीकार में वो है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का समय है 1915 से लेके 2003 ईस्वी तक। भीष्म साहनी का समय माना जाता है, समय है माना जाता नहीं है, समय है, भीष्म साहनी का समय है। इनकी जो पहली कहानी है वो है भाग्य रेखा जिसका समय है 1953 ईस्वी। दूसरी है पहला पाठ जिसका समय है 1957 ईस्वी। उसके बाद अगली है भटकती राख जिसका समय है 1966 ईस्वी। पटरिया 1973 ईस्वी। वांडचू 1978 ईस्वी। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी। निशाचर 1983 ईस्वी। पाली 1988 ईस्वी। पाली का समय है। उसके बाद अगली है डायन। डायन का समय है 1998 ईस्वी। उसके बाद है कि ये तो थी जो भीष्म साहनी की जो कहानियाँ हैं वो, जिसमें सबसे पहले है भाग्य रेखा, उसके बाद है पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांडचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। ये है भीष्म साहनी की कहानियाँ। उसके बाद देखते हैं इनके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो जो भीष्म साहनी थे उन्होंने लगभग 120 कहानियाँ लिखी थी, ठीक है। और इनकी जो कहानी है नीली आँखें, नीली आँखें इनकी जो कहानी है उसका समय है 1943 ईस्वी। और यह कहानी इनकी पहली कहानी है। नीली आँखें भीष्म साहनी की पहली कहानी है जिसका समय है 1973 ईस्वी, जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो ये कहानी है नीली आँखें वो। अगली है इनकी कहानी चीफ की दावत जिसका समय है 1973 ईस्वी। ये जो चीफ की दावत जो कहानी है ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगता है इस कहानी में। और यह इनकी चीफ की दावत कहानी जिसका समय है 1973 ईस्वी और यह इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। और इनकी जो कहानी है चीफ की दावत यह वृद्ध विमर्श की अनुपम कहानी है, ठीक है, कि वृद्ध विमर्श पर लिखी गई कहानी है ये चीफ की दावत। उसके बाद अगली है ये जो चीफ की दावत कहानी है इसमें एक बुजुर्ग माँ के प्रेम और त्याग का चित्रण किया गया है कि एक बूढ़ी माँ का जो प्रेम है वो और उसके त्याग का चित्रण किया गया है। वहीं इस कहानी में दूसरी ओर जो ये युवा जो पुत्र होते हैं उनकी स्वार्थपरता, हृदयहीनता और अवसरवादिता के माध्यम से नई पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थ के धरातल पर कठोर चित्रण किया गया है, ठीक है, कि जो बूढ़ी माँ होती है उसका प्रेम दिखाया गया है। वही दूसरी ओर जो मतलब जो नई पीढ़ी होती है उसमें कितने हृदयहीनता होती है, उनमें कितने अवसरवादिता होते हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद इनकी अगली कहानी है अमृतसर आ गया। यह भी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है।
अमृतसर आ गया, यह जिसका इसका समय है 1973 ईस्वी। और ये जो विभाजन की जो त्रासदी है उस पर लिखी गई इनकी कहानी है अमृतसर आ गया। और ये जो अमृतसर आ गया जो कहानी है, ये पूरी कहानी की स्टोरी मतलब ट्रेन से शुरू होती है और ट्रेन पे ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसमें जो पात्र है वो मैं है, तो मतलब वो ट्रेन में बैठता है तब से लेकर जब अमृतसर तक वो पहुंचता है तब तक के बीच में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब का इसमें इन्होंने वर्णन किया गया है। और ये जो विभाजन हुआ था, भारत पाक विभाजन हुआ था, उसकी त्रासदी दिखाई गई है वहाँ पर। और भारत पाक विभाजन के समय पंजाब में पहले सांप्रदायिक पागलपन की भयावहता और क्रूरता का यथार्थ और मार्मिक चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। उसके बाद आगे है कि सादगी और सहजता। भीष्म साहनी जी की कहानी कला की एक ऐसी खूबी है जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती है। तो यह कथन किसका है? नामवर सिंह का कथन है कि जो भीष्म साहनी थे उनकी कहानी कला में सादगी और सहजता इतनी ऐसी खूबियाँ हैं जो हमें प्रेमचंद के अलावा कहीं और कवि में मतलब किसी और लेखक में हमें नहीं मिलती, जो हमें अब भीष्म साहनी में मिलती है। उसके बाद अगले कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो कहानियाँ हैं वो है काठ का सपना, जिसका समय है 1967 ईस्वी, और सतह से उठता आदमी, जिसका समय है 1971 ईस्वी। ठीक है, मुक्तिबोध की दो ही कहानियाँ हैं, काठ का सपना 67 ईस्वी और सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी। इनकी मतलब महत्वपूर्ण कहानियाँ है, वैसे तो और भी कहानियाँ हैं इनकी। मुक्तिबोध की जो कहानी है उसका मुख्य जो मुख्यतः है वो फंटेसी शैली पर आधारित है। वैसे भी मुक्तिबोध की जितनी भी रचनाएं हैं वो फंटेसी शैली पर आधारित है। और इनका जो मुक्तिबोध का जो विद्रोही स्वभाव था वह इनकी कविताओं में भी दिखाई देता है और उनकी कहानियों में भी हमें साफ नज़र आता है मुक्तिबोध का विद्रोही स्वभाव। उसके बाद उसके अलावा इनकी जो और कहानी है वो है काठ का सपना, काठ का सपना, नई जिंदगी, जलना, विपात्र इनका उपन्यास है, तथा पक्षी और दिमक इनकी अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, काठ का सपना, नई जिंदगी, जलना, विपात्र तथा पक्षी और दिमक इनकी, और फैंटेसी शिल्प का प्रयोग और विद्रोही चेतना इनकी मुक्तिबोध की विशेषता है। वो जैसे इनकी रचनाओं में हमें फैंटेसी शैली भी मिलती है, इनका विद्रोह स्वभाव था तो इनकी कहानियों में भी हमें विद्रोही चेतना मिलती है। उसके बाद अगले हैं भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त की रचनाएं की कहानियां हैं मोहब्बत की राहें। मोहब्बत की राहें का समय है 1945 ईस्वी, फरिश्ता 1946 ईस्वी, बिगड़े हुए दिमाग 1948 ईस्वी, इंसान 1950 ईस्वी, सितार का तारा 1951 ईस्वी, बलिदान की कहानियाँ 1951 ईस्वी, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965 और मंगली की ठिकुली 1982 ईस्वी की मंगली की ठिकुली 1982 ईस्वी। ये है भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ। इनकी पहली कहानी है मोहब्बत की राहें, उसके बाद है फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार का तारा, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल और मंगली की ठिकुली। ये है भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ। और एक और कहानी इनकी आप क्या कर रहे हैं, जिसका समय है 1982 ईस्वी। उसके बाद अगले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का समय है 1921 से लेके 1977 ईस्वी तक कि जो भी इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं उनका समय भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इनकी मतलब इनके समय भी याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगली इनकी फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानियाँ हैं वो है ठुमरी। ठुमरी का समय है 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक
1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी और तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। ये जो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम है, यह यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। ठीक है, तो फणीश्वरनाथ रेणु का समय है 1921 से लेके 1977 ईस्वी तक। और इनकी जो कहानियाँ है, इनकी पहली कहानी है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। उसके बाद अगले हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की कहानियाँ हैं दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव। इनकी जो कहानी है भोलाराम का जीव, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। और इनकी तीन ही कहानियाँ हैं हरिशंकर परसाई की। तो पहली है दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं और भोलाराम का जीव। उसके बाद अगले जो कहानीकार है वो है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का समय है 1924 से लेके 1924। रामदरस मिश्र का समय है 1924 ईस्वी। ठीक है, और इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी पहली कहानी है खाली घर 1969 ईस्वी, एक वह 1974 ईस्वी, दिनचर्या 1979 ईस्वी, सर्पदंश 1982 ईस्वी, वसंत का एक दिन 1982 ईस्वी, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1994, विदूषक 2002 और शौपन भंग 2013। ये हैं रामदरस मिश्र की कहानियाँ। हम फिर से देखते हैं कि रामदरस मिश्र की कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो रामदरस मिश्र की कहानी है खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का एक दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, विदूषक और शौपन भंग। आगे है अमरकांत की कहानियाँ। अमरकांत का समय है 1925 से लेके 2013 तक अमरकांत का समय है। तो अमरकांत की कहानियाँ हैं जिंदगी। इनकी अमरकांत की पहली कहानी है जिंदगी और जोक, जिसका समय है 1958 ईस्वी। अगली है देश के लोग, जिसका समय है 1969 ईस्वी। मौत का नगर, जिसका समय है 1973 ईस्वी। मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ 1979 ईस्वी। कुहासा 1983 ईस्वी। ये जो कहानियाँ हैं ये अमरकांत की कहानी है। अमरकांत की का समय है 1925 से लेके 2013 ईस्वी तक। और हम फिर से देखते हैं अमरकांत की कहानियाँ कि जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ और कुहासा। आगे हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश की कहानियाँ हैं इंसान के खंडहर, जिसका समय है 1950 ईस्वी। नए बादल 1957 ईस्वी। जानवर और जानवर 1958 ईस्वी। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी। फौलाद का आकाश, फौलाद का आकाश नहीं है, फौलाद का आदमी 1966 ईस्वी। ठीक है, तो ये है मोहन राकेश की कहानियाँ हैं कि इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ये जो मोहन राकेश की जितनी भी कहानियाँ हैं सारी इम्पोर्टेंट है और इनको मतलब क्रम से आपको याद करनी है। उसके बाद आगे हैं कि मलबे का मालिक। इनकी जो कहानी है विभाजन की त्रासदी की मृत
क्रूरतम परिणति को चित्रित करती बेजोड़ कहानी है। कि इनकी जो कहानी है मलबे का मालिक, वह कहानी विभाजन की त्रासदी है, उसकी मतलब बेजोड़ कहानी है विभाजन की त्रासदी की। अगली है मोहन राकेश का ये कथन है कि मेरी जो कहानियाँ हैं, मेरी कहानियों के संबंध में यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानी है। ठीक है, ये मोहन राकेश का कथन है कि जो मेरी उन्होंने कहा है कि मेरी कहानियों के मतलब मोहन राकेश ने अपनी कहानियों के बारे में कहा है कि मेरी जो कहानियाँ हैं वो जो संबंध होते हैं उनमें जो यंत्रणा को और अपने अकेलेपन को जो झेलते लोग हैं उनकी कहानियाँ हैं इसमें, मोहन राकेश की कहानियों में। आगे है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का समय है 1926 से लेके 1997 ईस्वी तक धर्मवीर भारती का समय है। और धर्मवीर भारती की पहली कहानी है मुर्दों का गांव 1996 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी। ठीक है, ये है धर्मवीर भारती की कहानियाँ। धर्मवीर भारती का समय है 1926 से लेकर 1997 ईस्वी तक। और इनकी पहली कहानी है मुर्दों का गांव, उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग और बंद गली का आखिरी मकान। तो इनकी जो गुल की बन्नो जो कहानी है उसमें धर्मवीर भारती ने गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसमें इन्होंने एक नायिका है इसकी गुल की, उसके परंपरागत संस्कारों वह एक परंपरागत संस्कारों में पली है और एक निम्न मध्यवर्गीय स्त्री है जो अपने पति के उसका पति उसको त्याग देने के बाद भी उसका विद्रोह नहीं करती है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारे सिवा हमारा लोक और परलोक में कोई नहीं है। ठीक है, अगला है धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती के संबंध में कथन है यह रामचंद्र तिवारी का कथन है। रामचंद्र तिवारी धर्मवीर भारती के बारे में कहते हैं कि जो धर्मवीर भारती आधुनिकता बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित है, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। ठीक है, ये है रामचंद्र तिवारी का कथन है धर्मवीर भारती के बारे में कि उन्होंने कहा है कि जो धर्मवीर भारती है वो आधुनिकता बोध के जो सूत्र से बौद्धिकता स्तर पर बखूबी परिचित है, किंतु संवेदना के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्ति नहीं पा सके। तो आज के लिए इतना ही। एक और कवि रह गया, चलो उसको भी कर लेते हैं, जो है कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद का समय है 1927 ईस्वी। ठीक है, इनकी कहानियाँ है बीच का दरवाज़ा। कृष्ण बलदेव वैद की कहानियाँ है बीच का दरवाज़ा, जिसका समय है 1963 ईस्वी, मेरा दुश्मन 1966 ईस्वी, दूसरे किनारे से 1970 ईस्वी, लापता 1974 ईस्वी, उसके बयान 1976 ईस्वी, वह और मैं 1978 ईस्वी, और लीला और अन्य कहानियाँ 1993 ईस्वी, पिता की परछाई 1997 ईस्वी, बदचलन बीवियों का द्वीप 2000 और बोधिसत्व की बीवी 2002। ये हैं कृष्ण बलदेव वैद की कहानियाँ। कृष्ण बलदेव वैद की कहानियों को हम फिर से देखते हैं। इनकी कहानियाँ हैं बीच का दरवाज़ा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसके बयान, वह और मैं, लीला और अन्य कहानियाँ, पिता की परछाई और बदचलन बीवियों का द्वीप और बोधिसत्व की बीवी। तो ये हमारे कुछ थे, मतलब जो भी 5-7 जितने भी स्वतंत्र कहानीकार थे वो आगे की जो वीडियो है उसमें हम आगे के जो हमारे कहानीकार है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।